हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 9th का ये चैप्टर 2 आपके सामने पेश हो चुका है। क्लास 9th की इस क्लास में जहां पर हम बात करेंगे चैप्टर 2 यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक रिवीजन क्लास है जहां पर आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम आपको स्टडी कराने वाले हैं और साथ ही साथ आपको यहां पर इज मैटर अराउंड अस प्योर की जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है उस पर भी बातचीत करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले आपने मैटर और सराउंडिंग का वो लेक्चर देख लिया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मैटर और सराउंडिंग कंप्लीट रिवीजन प्लस एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी हमने उस क्लास में डिस्कस किया था। आज की इस चैप्टर में यानी क्लास 9th की ये क्लास आपके लिए होगी खास, क्योंकि यहां करने वाले हैं हम आपसे बात, और वो बात क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर की। आज हम आपसे संपूर्ण वार्तालाप करने वाले हैं, तो देर किस बात की, तो शुरू हो जाएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि हर कोई पढ़ने के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। इज मैटर अराउंड अस प्योर की तरफ आगे बढ़ते हुए पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, ये आगे आपका कदम कदम, ये इज मैटर। चैप्टर 2 एनसीईआरटी पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि ये एक बड़ी ही जानदार किताब है और ऐसी किताब मार्केट में है नहीं। तो आप सबसे पहले अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उसे ओपन कर लीजिए और इस एनसीईआरटी बुक के इस मैटर अराउंड अस प्योर के वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ साथ कंप्लीट स्टडी हम लोग आज की इस लेक्चर में करने वाले हैं। यानी कि ये लेक्चर आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि यहां पर हम लेकर के आ चुके हैं आपके सामने, क्या लेकर आ चुके हैं, वन लाइनर एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी वन लाइनर हम आपको पढ़ाएंगे, यानी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की स्टडी के साथ साथ हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पर भी अपना फोकस बनाकर रखेंगे और प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ इस चैप्टर को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारा वादा है और इसे हम जरूर निभाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर बहुत ही शानदार चैप्टर है, जानदार समझदार चैप्टर है और आपको समझा देंगे, हमारी गारंटी है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बेटा। इज मैटर अराउंड अस प्योर एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मैटर और सराउंडिंग हमने पढ़ा दिया था। इज मैटर अराउंड अस प्योर आज हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की खास वीडियो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तब तक के लिए इंतजार करते रहिए और पढ़ते रहिए इज मैटर अराउंड अस प्योर हमारे साथ। एक छोटा सा सवाल आता है कि सबसे पहली बात आती है बेटा कि ये चैप्टर 2 जो है हमारे पास लिखा है, ये मैटर क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था मैटर क्या होता है। वहां पर हमने बताया था कि आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को थोड़ा सा रिलेट करा देता हूं कि चैप्टर 1 में जो हमने पढ़ा था उससे चैप्टर 2 क्या खास है, क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है, चैप्टर 1 और 2 में क्या डिफरेंस ऐसा बेसिक है, तो उसी पर हमारी आपकी बातचीत होगी। तो चैप्टर 2 में जो सबसे खास बात है उस पर विचार करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। चैप्टर 2 की सबसे खास बात पहली तो यह है कि व्हाट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन चैप्टर 1 एंड 2। चैप्टर 1 और 2 में क्या रिलेशन है। चैप्टर 1 में हमने मैटर से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लिया है, फिर यहां एक नया टर्म क्यों आ गया, इस चैप्टर का मतलब क्या है, ओवरऑल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में खास बात की पढ़नी है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ जो भी चीजें मैटर हैं, जो दिखाई दे रही हैं, जो मैटर है, जिसके पास मास है, जो स्पेस को ऑक्युपाई कर सकता है, क्या वो प्योर है, वो प्योर है या इम्प्योर है, उसके अंदर प्योरिटी है या इम्प्योरिटी है। प्योर इम्प्योर का जस्टिफिकेशन प्रिडिक्शन हम कैसे कर पाएंगे और मैटर की प्योरिटी के बारे में हम जजमेंट कैसे लेंगे, निर्णय कैसे लेंगे, कोई मैटर हमारे पास प्योर है या इम्प्योर प्रेजेंट है, जो मैटर वो प्योर है या इम्प्योर है। तो उसमें इम्प्योरिटी किस बेसिस पर हम जज करते हैं और उसकी प्योरिटी किस बेसिस पर जज करते हैं, यानी कि मैटर की प्योर क्वालिटी क्या है, अच्छी है या खराब है। अच्छी खराब तो उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है ना, कि मैटर जिन चीजों से मिलकर बना है उसका कंपोजिशन कैसा है। अगर कंपोजिशन सही तरीके से है तो प्योरिटी की बात करेंगे, कंपोजिशन प्रॉपर नहीं होगा तो इम्प्योर की बात करेंगे। तो इसी बारे में हमारी आपकी बातचीत होगी। जैसे एक छोटी सी बात आप समझिएगा, यहां पर इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम केवल प्योर और इम्प्योर कॉन्सेप्ट पर ही बातचीत करेंगे। यानी कि हमारे आसपास जो भी मास कंटेनिंग स्पेस ऑक्युपाइड मैटर सब्सटेंस कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो उसके अंदर प्योरिटी कितनी, उसका कंपोजिशन प्रॉपर है कि नहीं, क्या उसमें मिक्सिंग तो नहीं है, और मिक्सिंग क्या इम्प्रॉपर वे में तो नहीं है, किसी को किसी भी अमाउंट में मिलाया गया, या जिस चीजों को मिलाया गया उनका कोई फिक्स एक अप्रोप्रिएट अमाउंट है। इस तरह के तमाम बातों पर विचार करेंगे हम लोग आज की इस खास क्लास में। तो पहली बात हमें तो ये डिस्कस करनी है कि हाउ डू वी जज विदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि जो चीजें हम बाजार से खरीद रहे हैं
आप सबसे पहले कि आप उसे जज कैसे करोगे, आप उसे पहचानोगे कैसे कि वो प्योर है या इम्प्योर है, उसके लिए आपको ये चैप्टर आना बहुत जरूरी है। अगर आपको इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमारे डेली रूटीन में डेली लाइफ में चीजें यूज हो रही हैं वो प्योर है या इम्प्योर है, उसको हम जज कैसे करेंगे, ये पहला क्वेश्चन बन रहा है। कहा गया कि जो हमारे यहाँ डेली बेसिस पर आइटम्स यूज में आ रहे हैं उसके अंदर प्योरिटी या इम्प्योरिटी है कि नहीं है, ये सब हम पहले जज करने की बात करते हैं। तो पहले कुछ एक इंट्रोडक्शन दिया गया, इन्होंने कहा हैव यू एवर notice the word pure written on the packs of these consumables? For a common person pure means having no adulteration। देखिए प्योर का मतलब यह है, अगर देखिए अब एक सिंपल सी बात आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए आ जाए डिफाइन प्योर, प्योर को डिफाइन करें, प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करें, सब्सटेंस हैविंग नो एडल्टरेशन। देखिए एनसीईआरटी कितनी अच्छी किताब है। एक कॉमन पर्सन के अंतर्गत ये बातचीत आती है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एडल्टरेशन ना हो, यानी मिक्सिंग ना हो, कोई चीज हम बाहर से ना मिला रहे हो, तो वो क्या है, प्योर है। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, नॉट प्योर। लेकिन अगर हम साइंस के बेसिस पर बात करें, एक कॉमन पर्सन के बेसिस पर बात करें तो मिलावट कहते हैं। अगर किसी चीज में किसी चीज को मिला दिया जाए, बाहर से हम किसी चीज को ऐड करते हैं और उसमें मिलावट है तो उसे हम इम्प्योर कहते हैं, ये कॉमन पर्सन की लैंग्वेज में है। लेकिन अगर हम ऑफिशियली बात करें, साइंटिफिक रीजंस के बेसिस पर बात करें, साइंस के बेसिस पर समझे, एक साइंटिस्ट के एनालिसिस के बेसिस पर समझे, तो यहां पर बताया गया कि जब हम मिक्सचर की बात करते हैं, अलग अलग सब्सटेंस को जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। अगर हम अलग अलग सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं बेटा तो वो क्या है, वो मिक्सचर है, और मिक्सचर जो होता है वो प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर। ध्यान से समझना, आप बड़े कंफ्यूज रहते हो इसीलिए बहुत डिटेल में बता रहा हूं। कहा गया जो मिल्क है एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एटसेट्रा। इसका मतलब जो मिक्सचर होता है उसमें दो या दो से अधिक चीजें मिक्स होती हैं। तो मिक्सचर में क्या है, जैसे अगर हम मिल्क की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं, तो दूध में क्या क्या है, वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें आपस में मिक्स हैं। तो जो मिल्क है यानी जो दूध है उसमें इन सभी चीजों का वो मिक्सचर है। अगले बात में बताया गया when a scientist says that something is pure it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइंस की लैंग्वेज में कहें कि कोई चीज प्योर है, अगर साइंस के लैंग्वेज में बात करें कि कोई चीज प्योर है तो इसका मतलब कि उसके कंपोजिशन पर हम जाएंगे जिससे वो बना हुआ है। अगर उसके कंपोजिशन पर जाएं जिससे वो बना हुआ है, अगर वो सेम टाइप की चीजों से ही मिलकर बना हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, वो प्योर है। प्योर सब्सटेंस का मतलब जिसके कंपोजिशन सेम हो, जिसके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स, मैटर का कंटेंट, एटम्स, ये सब सेम होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। मीनिंग निकल के आ गई कि प्योर सब्सटेंस जो होता है वो सिंगल टाइप का पार्टिकल कंटेन करता है। एक ही तरह के एटम्स उसके अंदर, एक ही तरह का मटेरियल कंटेन करने वाला ही क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। यानी सब्सटेंस जो होता है अगर वह सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी कि मैटर के अंदर केवल वही प्रेजेंट है और एक तरह का है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। As we look around, we can see that most of the matter around us exist as mixture of two or more pure components. For example, sea water, mineral, soil, etc. और mixture। इसका मतलब यहां पर यह समझाया गया कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे मिक्सचर होते हैं जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जिन सब्सटेंस से वो मिलकर बने हैं ना, वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एनसीईआरटी इसीलिए कही जाती है ना कि बड़ी कंफ्यूजिंग का मतलब जो कोई पढ़ना चाहे उसके लिए तो इससे अच्छी किताब ही नहीं बेटा। कहा गया कि दो या दो से अधिक अगर हम चीजों को आपस में मिलाते हैं, जिन चीजों को आप मिला रहे हो, जिन जो कंपोनेंट्स हैं किसी मिक्सचर के, किसी मैटर के, वो प्योर कंपोनेंट भी हो सकते हैं। अगर वह प्योर कंपोनेंट है, उनको आपस में मिलाया तो भी वो मिक्सचर ही कहलाएगा। यानी कि अगर एक ही टाइप का अगर कंपोनेंट होता, सेम टाइप के एटम्स होते, तो हम उसे प्योर सब्सटेंस कह सकते थे। अदरवाइज हम उसे क्या कहेंगे, मिक्सचर के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी को आगे समझाया गया फिर से कि व्हाट इज अ मिक्सचर। Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter। यानी जो मिक्सचर होता है वो एक से अधिक, more than one kind of pure form of matter। इसका मतलब
एक से अधिक प्योर सब्सटेंस अगर आपस में मिला दिए जाएं तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। यानी एक से अधिक प्योर सब्सटेंस आपस में मिला दिए जाएं, एक से अधिक प्योर सब्सटेंस अगर आपस में मिला दिए जाएं तो वो क्या कहलाएगा, वह एक हमारा मिक्सचर कहलाएगा। वी नो दैट dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें सॉल्ट सॉल्यूशन दे दिया जाए, सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर सोडियम क्लोराइड जो खाने वाला नमक है उसको हम क्या करते हैं, पानी में मिला दें तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। उसको अगर हम हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो पानी वेपर्स में कन्वर्ट होगा, या फिर इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके मदद से हम, ये इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि हम टेम्परेचर देकर किसी की फेज बदल रहे हैं। हमने कहा अगर हम ऐसा करते हैं तो जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्ट हमें रिमेनिंग मात्रा में मिल जाएगा, जो हमने मिलाया था NaCl वो हमें मिल जाएगा। However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। इसका मतलब, लेकिन अगर हम कहते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट भी है और वाटर भी है तो वो तो मिक्सचर हो गया। लेकिन अगर हम केवल NaCl की बात करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड है, जो हमारा NaCl है, जो हमारा सॉल्ट है, उसको हम Na और Cl में नहीं तोड़ सकते। यानी कि हम एक फिजिकल प्रोसेस से उसे सोडियम और क्लोरीन में अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड क्या है, एक प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली सुगर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। यानी अगर हम शुगर की बात करते हैं तो उसमें भी एक ही काइंड के मैटर होते हैं और वो कंपोजिशन, यानी कि अगर उसे हम देखें ओवरऑल वो हर जगह एक ही जैसा कंपोजिशन शो करता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, जैसे मिट्टी है या सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, ये आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। इसका मतलब उसमें कोई एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, उसमें एक से अधिक प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है। कहें कैसे, कहें वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कहा गया कि अगर हम सोर्स से रिलेट करें तो भी हमें यह समझ में आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होगी। लेकिन अगर सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल का जो बात बताया गया, इसमें अलग अलग तरह के प्योर सब्सटेंस आपस में मिक्स है, इसलिए उसमें कोई एक प्योर सब्सटेंस नहीं बताया जा रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब जो मिक्सचर होता है वह एक से अधिक प्योर सब्सटेंस को कंटेन करता है। इससे ये कंफर्म हो गया कि जो मिक्सचर होता है वो एक से अधिक प्योर सब्सटेंस को कंटेन करता है और जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें एक ही टाइप के एटम्स या एलिमेंट्स या पार्टिकल्स या चीजें प्रेजेंट होती हैं। कहा गया टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा हो वो आपके लिए अच्छा होगा, अच्छा था, है और रहे भी, ये भगवान से गुजारिश है। लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। इससे अच्छा एक फ्लो चार्ट बनाकर एक नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं टीचर्स, जिससे कि आपको पढ़ना आसान हो जाता है। उस नोट्स के माध्यम से आप पढ़ तो लेते हो बेटा, लेकिन जो नॉलेज होती है, जो चीजें आपको सीखनी होती हैं, उस पर आपकी एनालिसिस नहीं हो पाती। आप केवल रट्टू तोता जैसा सीख जाते हो कि जो मैटर होता है उसको फिर क्लासीफाई ऐसे किया गया, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, मिक्सचर को इतने पार्ट में, इसको आपको कभी लॉजिक नहीं पता हो पाता, रीजन नहीं पता चल पाता कि आखिर ये क्लासिफिकेशन हो क्यों रहा है, हम क्लासिफिकेशन इसी तरह से क्यों कर रहे हैं, इसको इसी पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म होगी ना। तो ये बात आपको जानना ज्यादा जरूरी है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो एनसीईआरटी पढ़ें, ये आपकी मजबूरी है, या तो आप इसे चाहत समझ लीजिए या तो मजबूरी समझ लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी समझ लीजिए, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के जीवन नहीं सफल हो पाएगा। तो चलिए इसी बात पर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो जरा ध्यान से सुनना, मिक्सचर क्लासिफिकेशन में डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब ध्यान से समझना, अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट। अब आपको एक बात समझ में आना चाहिए, किसी चीज को क्लासिफाई करने के लिए कोई बेसिस होना चाहिए। आप कहें सर ये कौन सी बेसिस की बात आप कर रहे हैं, यानी अगर आप कभी किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो किसी आधार पर ही तो डिवाइड करेंगे।
अगर घर परिवार में अलगौजी हो जाए, अलगौजी समझ रहे हो ना, अगर मान लो कि घर परिवार में 2-3 लोग हैं और वो सब अलग अलग होकर रहना चाहते हैं, तो ये अलग होने के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ना, किसी आधार पर उन्हें अलग किया जाएगा, कोई ना कोई इसका बेसिस होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, जरूर होगा। तो वैसे ही जब हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं, उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसका भी कुछ न कुछ बेसिस होता है। तो सेम टू सेम हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि जो मिक्सचर होता है उसका भी अपना एक बेसिस होता है, वो किसी आधार पर ही हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। एट रैंडम उसका डिवीजन हम नहीं कर सकते हैं। तो कहा यह गया कि लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। एक एग्जाम्पल इन्होंने कंसीडर किया है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। ये एक्टिविटी भी हम आपको समझा देते हैं। इन्होंने एक्टिविटी 2.1 में ये समझाया, क्या समझाया कि एक क्लास है, उस क्लास को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ए बी सी डी 4 पार्ट में डिवाइड करिए। आप कहते हैं ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। मतलब इन्होंने कहा कि ग्रुप ए जो है और जो ग्रुप बी है, दोनों को खड़ा कर दिया गया। अब उन्हें क्या किया गया, उन्हें कॉपर सल्फेट दिया गया। कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, .5H2O लिखा जाता है। तो कॉपर सल्फेट 1 चम्मच उनको उनके बीकर में डाल दिया गया। ठीक है, 50 ml बीकर में पानी लिया गया, दोनों लोग 50-50 ml बीकर में पानी लिए हुए हैं। इनको एक स्पैचुला, इन्होंने स्पैचुला मतलब 1 चम्मच, इनको 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट दिया गया और 50 ml पानी में दोनों लोग घोल रहे हैं। Group C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given components to form a mixture. Report the observation on the uniformity in color and texture. एक कितनी प्यारी बात इन्होंने कहा। जो C और D ग्रुप है उनको क्या किया, कॉपर सल्फेट भी दे दिया, पोटेशियम परमैंगनेट भी दिया, NaCl भी दे दिया, शुगर भी दे दिया, सब दे दिया और कहा 50 ml पानी में मिला लो। पानी ले लियो 50-100 ml कुछ भी, क्योंकि वहां कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, उनको कहा मिला लो। अब मिलाने के बाद सी वाले भी मिला लिए, डी वाले भी मिला लिए। अब वो अपनी मर्जी से मिलाए हैं बिना मेजरमेंट के, और ए और बी वालों को तो जितना हमने दिया था वैसा ही मिला है। अब आप देखेंगे ए का कलर थोड़ा लाइट होगा, बी का कलर थोड़ा सा डार्क होगा क्योंकि उसने 2 स्पैचुला यूज किया है, और सी और डी में कोई स्पेसिफिक कलर ही नहीं समझ में आएगा। रीजन, क्योंकि सबने उस वाटर के अंदर अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो की ना, क्योंकि आपने जिन चीजों को मिलाया है वो चीजें कोई फिक्स अमाउंट में थोड़ा न थी, उसका कोई एक प्रॉपर कंपोनेंट, जो भी आपने कंपोनेंट लिया उसका कोई फिक्स अमाउंट तो आपने लिया ही नहीं। और एक टाइप के अगर कंपोनेंट होते तो कोई यूनिफॉर्मिटी होती, कोई स्पेसिफिक कलर शो करता, जैसा टीम ए और टीम बी में शो कर रहा था, ग्रुप ए और बी में। लेकिन सी और डी में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, उसका सिर्फ व सिर्फ एक रीजन है। तो ग्रुप सी और डी जो है वो मिक्सचर बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने ढेर सारे प्योर सब्सटेंस को एक साथ मिला लिया है, और उन सभी प्योर सब्सटेंस का कोई, आप कह सकते हो, अमाउंट फिक्स नहीं था। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो गई। यही बात पूरा इस एक्टिविटी के अंतर्गत समझाई गई है। कहा गया ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर व्हिच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी ए और बी जो था उसमें जिन चीजों को हमने मिलाया वो भी मिक्सचर ही बनेगा, लेकिन ग्रुप ए और बी में यूनिफॉर्मिटी होगी। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रॉपर अमाउंट में लिया, पानी भी लिया है और हमने कॉपर सल्फेट भी लिया है, लेकिन दोनों का अमाउंट फिक्स है, तो वहां यूनिफॉर्मिटी होगी। लेकिन अगर हम ग्रुप सी और डी की बात करें तो वहां पर किसी प्रकार की यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। कहा यह गया कि ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर व्हिच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। देखिए कितनी प्यारी चीज लिखी है। बहुत बड़े बड़े लोग हो जाते हैं लेकिन ये बात उनको पता नहीं होती है, इसलिए ये लाइन मालूम होना आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये लाइन जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप सॉल्यूशन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। कहा गया ए और बी जो है, ए और बी का मतलब जिसमें आपने कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाया, बी वाली टीम में भी कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाया। जब आपने ऐसा किया तो जो बना वो क्या है? वो सॉल्यूशन ही तो बना है। इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब वो जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग हुई, इसलिए वो सॉल्यूशन होमोजीनियस होगा, जिसमें कॉपर सल्फेट फिक्स अमाउंट में आप 50 ml पानी में मिला रहे थे ग्रुप ए और बी के द्वारा, तो वहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो लाइट होगा और फिर
डार्क ब्लू होगा, इसका मतलब हमने ये देखा कि वहां एक फिक्स कंपोजिशन हमने लिया दोनों का। तो मिक्सचर तो ये भी है, लेकिन यहां पर जो मिक्सचर हुआ उसमें एक यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्म नेचर है, एक तरह का कलर पूरे सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा, इसलिए इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और जो दूसरे कंडीशन में हमने पाया जहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, और इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। और आप जान लीजिएगा, जैसे कभी भी सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए आता है तो वहां लिखना होगा बेटा कि द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। अक्सर बच्चे यही लिख देते हैं, लेकिन वहां पर हमें यह लिखना होता है कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो जब आप ये लिखेंगे तब आपको सॉल्यूशन की सही डिफिनीशन पता चलेगी और सॉल्यूशन हकीकत में क्लियरली समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन की ये डिफिनीशन आपके पल्ले पड़ गई होगी और अच्छी लगी होगी। इसी बात में कहा गया सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर नोन एज सॉल्यूशन which have uniform composition of pure substances। यानी आप कह सकते हो कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें प्योर सब्सटेंस का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अगर प्योर सब्सटेंस का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा तभी हम उसे सॉल्यूशन कह पाएंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ये भी इनके एग्जांपल्स के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं और ये एक सॉल्यूशन है। कहा यह गया कि अगर हम इस पूरी कहानी को समझे तो हमें यह समझ में आ गया कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो सॉल्यूशन है, और जो हेट्रोजीनियस है उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए एक बात इन्होंने लिखा कि कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स, though both the groups have obtained copper sulfate solution but the intensity of the color of the solution is different. This shows that homogeneous mixture can have variable composition। इससे ये भी पता चलता है, आपने ये देखा कि एक चम्मच अगर आपने कॉपर सल्फेट पानी में मिलाया था और दूसरे में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट पानी में मिलाया था, तो आप ये भी जानिए कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके कंपोजिशन वेरी कर सकते हैं। यानी होमोजीनियस मिक्सचर हैव वेरिएबल कंपोजिशन, फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। यानी होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव वेरिएबल कंपोजिशन, यानी अगर हम 2 या 2 से अधिक होमोजीनियस मिक्सचर को देखें तो उसमें यूनिफॉर्मिटी कलर में उस पूरे सॉल्यूशन में होगी, लेकिन जब आप किसी दूसरे सॉल्यूशन से, चाहे वह सेम टाइप का ही सॉल्यूशन हो, लेकिन अगर उसमें आप कंपेयर करेंगे और कलर की इंटेंसिटी में फर्क आ रहा है, उसमें कलर ज्यादा है इसमें कलर कम है, अगर ऐसा फर्क दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि दोनों का जो कंपोजिशन है वह वेरी कर रहा है। यानी दोनों सॉल्यूशन जिसमें कलर की इंटेंसिटी यानी कि आपका इंटेंसिटी ऑफ कलर यानी कि इंटेंसिटी जो कलर की है अगर वह वेरी कर जा रही है तो इसका मतलब सॉल्यूशन का कंपोजिशन वेरिएबल है। ये बात बहुत पते की थी। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। कहा यह गया कि जो ग्रुप सी और डी था जिसमें आपने सब कुछ उल्टा सीधा एक साथ मिला दिया, वह एक मिक्सचर होगा, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। और अगर उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो इसी तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी कि अगर जिसमें यूनिफॉर्मिटी है वह होमोजीनियस है, जिसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है वह हेट्रोजीनियस है। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजन। मतलब कुछ मिला रहे हो, उल्टा सीधा आगे जो भी आपको मिल रहा है सब मिला दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको बनाना है तो अलग बात हो गई, होमोजीनियस बनाना है तो अलग बात हो गई। जैसे कभी किसी को कुछ ना खाने बने समझ में आए बनाने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में वो आलू प्याज टमाटर मिर्चा जितना कुछ आपके घर में जो भी कंपोजिशन में मिल जा रहा है सब कुछ मिला दिया, मिला के पानी डाल करके कुकर चढ़ा दिया चूल्हे पर और पक गया। वो भोजन जो बना वो होमोजीनियस नहीं, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा।
लेकिन एक प्रॉपर कंपोजिशन में दाल में इतना ही नमक डालना है, ठीक है, दाल लेना है, पानी लेना है, मसाला डालना है, नमक डालना है, और ये फिक्स अमाउंट सबका है। तो अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो वो दाल बनेगी और उसमें कंपोजिशन फिक्स होगा, एक होमोजेनिटी होगी, सब एक तरह से कलर दिखाई देगा। अदरवाइज अगर आप उल्टा सीधा कुछ भी मिलाएंगे तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। और हमने आपको शुरुआती दौर में ही ये बात समझाई, क्या समझाई जरा फिर से सुनिएगा। हमने ये कहा कि जो मैटर है, मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। आप देखिए, आप अपनी किताब में कॉपी में देखेंगे तो वहां पर एक फ्लो चार्ट बना है। मैटर को उसके कंपोनेंट्स के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस, सेकंड वन इज impure substance. Impure substance is also known as mixture. Mixture is further classified into two parts. First one is homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture. अब यहां तक तो ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन का चक्कर हो गया। अब होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब हुआ कि जिसमें उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो फिक्स होंगे और एक यूनिफॉर्मिटी होगी, तो होमोजीनियस मिक्सचर है और वह एक सॉल्यूशन कहलाएगा। और जब दो या दो से अधिक होमोजीनियस मिक्सचर को हम कंपेयर करते हैं तो उसमें वेरिएबल कंपोजिशन बनता है, कहें ठीक है। और हेट्रोजीनियस क्या होता है, उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है, कोई यूनिफॉर्म नेचर उसके अंदर नहीं होता, उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है और कोई उसका एक स्पेसिफिक कलर भी नहीं होता है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये होमोजीनियस हो गया, एक हेट्रोजीनियस हो गया। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। एक महज बड़ा विषय ये भी आया कि अगर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस समझ में आ गया तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट which can be added to make a solution, यानी आप कह सकते हो the substance which can be added इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, वो क्वांटिटी एक्सेस होती है, और सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किस प्रकार से समझ पाते हैं, और जब हम इसका होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो वह सॉल्यूशन कहलाता है। मेरे बेटा बच्चे आज घर जाकर के, या फिर अगर हमारे साथ में आप पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी देखिए, कितनी अच्छी किताब है। मैं बार बार गुजारिश करता हूं समस्त संसार के बच्चों से कि आप सब बुक छोड़कर एनसीईआरटी जरूर पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो उद्धार हो जाएगा। यही एक ऐसी मात्र किताब है जिसमें कम पन्ने में ज्यादा चीजें दी गई हैं, जो हम आपको अभी ऐन वक्त पर एग्जाम से पहले इस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। एक्टिविटी 2.2 में देखते हैं कि 2.2 क्या कहती है। इसमें कुछ अलग सी बातें बताई गई हैं। आप देखेंगे इस 2.2 में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें जो आप रटते चले आए हैं, वो रटंत विद्या खत्म करिए और यहाँ आइए, एक्टिविटी वाली विद्या से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो बोरिंग लग रही होगी, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास में अलग तरीके से पढ़ते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका ही अलग है, हम अपने में बदलाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा पढ़ना है तो द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर मनसा सर आपको जो चीज पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ाएगा नहीं, गारंटी है। ये चीज आप पढ़िए, यहां से सीख जाएंगे। ये सिखाने का तरीका है, ये रटाने का तरीका नहीं। और हम कोई भी बात आपको सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे आपके जहन में सदा सदा के लिए वो विद्यमान हो जाए, क्योंकि एक्टिविटी एक ऐसी चीज होती है जो प्रैक्टिकल एनालिसिस होती है, वो कभी हमसे दूर नहीं होती, हम उससे छोड़ नहीं पाते, वो हमसे भूलती नहीं, लेकिन बाकी चीजें क्या होती हैं वो भूल सकती हैं। इसलिए आप इस पर गौर करिए और चीजों को समझिए। एक्टिविटी 2.2 क्या कहती है, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ABCD। जैसे आपने किसी क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था, सेम टू सेम आगे भी आप डिवाइड करिए। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। आप क्या करेंगे, सारे ग्रुप को फिर से सैंपल दे दीजिए। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप A, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप B, चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप C, और उसके बाद कहा गया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप D। यानी आपको 4 ग्रुप लेना है, ABCD 4 ग्रुप लिया। ए वाले को हमें क्या देना है, ए वाले को हमें कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, आप 2-4 क्रिस्टल आप ए को दे दीजिए। कहा गया 1 चम्मच निकालिए और ग्रुप बी को दे दीजिए। उसके बाद ग्रुप सी जो है उसको चॉक पीस करके, चॉक जो हम यूज करते हैं बोर्ड पर, उसको पीस लीजिए, या फिर आटा, गेहूं का आटा ले लीजिए, उसको दे दीजिए ग्रुप सी को। और जो ग्रुप डी है उसको थोड़ा सा दूध दे दीजिए या फिर थोड़ी सी इंक दे दीजिए।
उस अगर चीज को हम ग्रुप डी को दे देते हैं। ऐसी सिचुएशन अगर हम कंसीडर करें एक्टिविटी 2.2 में, तो हम आगे क्या सीखने वाले हैं जरा समझिएगा। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर, यानी जो 4 ग्रुप को हमने दे दिया ना एबीसीडी को, उसका काम यह है कि वो थोड़ा सा बीकर में पानी भर ले और उसमें जो जो चीज जिसको दी गई है वो सारे लोग उसमें ऐड कर दीजिए। कहें बिल्कुल सही। Each group should add the given sample in water and stir properly using a glass rod. Are the particles in the mixture visible? कितनी प्यारी बात बताई। ग्लास रॉड के बारे में आपने सुना होगा। बीकर लिया, बीकर में हमने जो भी हमें चीजें दी गई थी उसको डाल दिया। अब ग्लास रॉड से उसे मिलाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए। थोड़ी देर मिलाने के बाद आपको ये देखना है कि क्या जिन चीजों को आपने उस बीकर में मिलाया, डाला पहले फिर आपने ग्लास रॉड से मिलाया, वो जितनी भी चीजें हैं क्या अभी वो मिक्सचर के अंदर विजिबल हैं। जैसे कॉपर सल्फेट डाला तो क्या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अभी वाटर के अंदर विद्यमान है, डिजोल्व नहीं हो पाए हैं। क्या आपने अभी ग्लास इंक डाली तो इंक के क्रिस्टल्स या ड्रॉप्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज आपसे पूछा गया। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। Was the path of the beam was of light visible? अब देखिए इसमें आपको मैं और क्लियर बता दूं तो ये ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो ABCD 4 ग्रुप हमने लिया, अब जरा आप ही सोचिए अगर हम ग्रुप ए ले लें, उसमें कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो कॉपर सल्फेट थोड़ी ही देर में पूरा घुल जाएगा, पानी में मिल जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जो सेकंड पॉइंट दिया उसमें हमें कुछ भी विजिबल नहीं दिखेगा। कॉपर सल्फेट एकदम क्लीन वाटर जैसा दिखेगा, बस उसमें कलर दिखेगा, हमें कोई क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब वो वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो चुका है। दूसरा कहा गया 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। ग्रुप बी को भी हमने 1 स्पैचुला, 1 चम्मच भर के ग्रुप बी को दिया, वो भी तो डिजोल्व हो जाएगा। चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर इन टू ग्रुप सी, यानी ग्रुप सी जो है उसको आटा डाल दिए पानी में, ठीक है। अब और क्या लिया है, या तो फिर चॉक पीस के डाल दो, तो चॉक पीस कर या आटा पीस करके डालेंगे तो वो क्या होगा, घोल टाइप का बन जाएगा। और थोड़ी देर आप चलाएंगे तो ठीक है, फिर कुछ न कुछ पोर्शन जाकर नीचे बैठने लगेगा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी, यानी दूध की या इंक की जो 1 बूंद आप डालेंगे तो वो क्या होगा, वो पानी के अंदर पूरी की पूरी फैल जाएगी। यानी कि अगर हम कुछ बूंदें किसकी डाल दें, दूध की, या फिर इंक की कुछ बूंदें अगर हम ग्रुप डी में डालते हैं तो वो क्या होगा, पूरे पूरे बॉडी में फैल जाएगा। कहें ठीक है। आप क्या कह रहे हैं कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि यार ऐसा कुछ हुआ। आप कहते हैं अगर एक लाइट पास कराइए, लाइट पास कराइए मतलब ABCD जो 4 हमारे पास बीकर दिए गए, उस चारों बीकर में बत्ती जलाइए, इधर से फिर इधर से फिर इधर से फिर इधर से, चारों बीकर में बत्ती जलाकर देखिए, आप सामने खड़े होकर देखिए कि क्या आपको वो लाइट उस बीकर भरे सॉल्यूशन से पास होती हुई दिखाई दे रही है। क्या लाइट पास होकर आगे जा रही है या नहीं, क्या लाइट डिफ्रैक्शन शो कर रही है, क्या लाइट आगे बढ़ ही नहीं रही, वहीं रुक जा रही है, ऐसी क्या सिचुएशन है। उसके बाद कहा गया ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट, वॉच द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल। क्या ऐसा है क्या कि बत्ती जलाने पर पूरा पाथ, जिस पाथ से वो बीकर के अंदर जो लाइट आगे जा रही वो विजिबल है, वो दिखाई दे रहा है क्या। एक क्वेश्चन। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन एपरेटस इन द मीन टाइम, कहा गया। उसके बाद आप एक तो ये देखना था आपको कि क्या वो डिजॉल्व हुआ है या फिर क्रिस्टल्स के रूप में नीचे जाकर बैठ गया। पहली चीज ये चेक करनी थी। दूसरी ये चेक करनी थी कि क्या उससे लाइट पास हो रही है क्या। तीसरी चीज जो हमें मेनली चेक करनी थी वो ये चेक करनी है कि आप उस मिक्सचर को, जो चारों बीकर हमने लिया ना, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देना है। और आपको ये देखना है कि छोड़ने के बाद आपको एपरेटस सेटअप करना है फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिससे आप क्या करते हो, किसी सॉल्यूशन को छानते हो। तो फिल्ट्रेशन का आपको सेटअप करना है, तो आप फिल्ट्रेशन का सेटअप कर लीजिए। कहें फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। आपको फिल्टर पेपर लेना है, उस फिल्टर पेपर से आपको उस मिक्सचर को छानना है। छानते समय ये देखना है कि क्या फिल्टर पेपर में कुछ बच रहा है। अगर बच रहा है तो इसका मतलब कि वो डिजॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब कि उस समय डिजॉल्व दिख रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद जाकर के नीचे की तरफ बैठ गया है।
ऐसा भी तो होता है, जैसे आप कभी भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो जब तक आप घुमाते रहते हैं तो घूमता रहता है, थोड़ी देर बाद वो जाकर नीचे बैठ जाता है। जैसे सैंड सॉल्यूशन की बात करें, मिट्टी और पानी, आप कभी भी देखिए जगह जगह पर पानी इकट्ठा होता है जब बारिश होती रहती है। एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। आप पानी इकट्ठा हो जाए, आप वहाँ आस-पास में बैठ जाते हैं, लकड़ी उकड़ी लेकर के आप उसी पानी में इसे घोलते रहते हैं और थोड़ी देर में आप देखते हैं या तो पैर से आप ऐसे चलाते रहते हैं और आप देखते हैं कि वो पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है। लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए उसको डिस्टर्ब करना बंद कर दीजिए, वो पानी को छूना बंद कर दीजिए, तो पानी के अंदर जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे 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 फिर नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने उसको डिस्टर्ब करना बंद कर दिया तो हमने ये देखा कि पानी के सारे पार्टिकल्स नीचे की तरफ चले गए। कहें हाँ यार, इससे क्या पता चलता है? कहते हैं डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन। कहें ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन, यानी अब हम एक ओपिनियन पर आते हैं। तो जो ए और बी, जिसको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दिया गया था और बी को क्या दिया गया था, कॉपर सल्फेट का एक चम्मच कॉपर सल्फेट दिया गया था। कहें अच्छा, कहें ये दोनों ने क्या पाया कि जो पानी में जब उन्होंने मिलाया उसको, तो इनको पता चला कि ये एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन कैसा है, एक ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि यहां पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी है। कौन से पार्टिकल की? कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी है। इस वजह से जो वाटर के बीच में स्पेस है उसमें कॉपर सल्फेट के पार्टिकल चले जा रहे हैं और उसमें डिजॉल्व हो जा रहे हैं, फुलफिल हो रहा है। इसकी वजह से इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं कर रहा है। पहली बात, इससे यह पता चला कि ए और बी सॉल्यूशन है। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन होने के लिए प्रॉपर डिसोल्यूशन बहुत जरूरी है और ग्रुप ए और बी ने जब अपने अपने बीकर को छाना, फिल्टर पेपर से छानने का प्रयास किया, तो उन्होंने ये पाया कि जब उन्होंने छाना तो उन्होंने ये पाया कि उनके फिल्टर पेपर पर कुछ भी उनको मिला नहीं, सब छना गया। फिल्टर पेपर पे जो रेजिड्यू बचना था वो बचा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कंप्लीटली यह डिजॉल्व हो चुका था। ग्रुप सी हैज गॉट अ सस्पेंशन। देखिए प्यारी सी बात इन्होंने लिखी कि जो चौक वाला था और आटे वाला था, यानी सी वाले को क्या दिया गया था, थोड़ा चौक पीस कर दिया गया था या थोड़ा सा आटा दे दिया गया था पानी में मिलाने के लिए। तो सी वाले ने क्या पाया कि वो सस्पेंशन है, यानी वो मिला रहा है और वो जाकर नीचे बैठ जा रहा है। आटे को भी मिलाया तो थोड़ी देर में आटा गोली बनाकर नीचे चला गया, पानी ऊपर हो गया। इसका मतलब जो सी है उसने सस्पेंशन पाया। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक ऐसी केस है जिसमें पार्टिकल्स की साइज, जिसको आप मिलाते हो उस पार्टिकल की साइज उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से ज्यादा बड़ी है। जब स्पेस इतना ही है और पार्टिकल इतना बड़ा है तो वो इंटर कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसी केस में वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई। अब देखिए ग्रुप डी हैज गॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये बीच वाले हैं, ग्रुप डी हैज गॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसमें जैसे मिल्क में आपने पानी में अगर दूध डाल दिया तो वो पूरा दूध जैसा ही हो जाता है। इसका मतलब कि ये पूरा डिजॉल्व दिख रहा है और इसमें पार्टिकल्स की साइज बड़ी है और बड़ी है तभी तो वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे पानी में दूध मिलाते हो आप तो वॉल्यूम में इलोंगेशन या एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जो दूध के पार्टिकल्स हैं अगर वो बहुत छोटे होते तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चले जाते, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब उनके पार्टिकल्स की साइज इसके रिस्पेक्ट में बड़ी है, जिसकी वजह से वो सब सेपरेट है, अलग अलग है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे। इसलिए ग्रुप डी जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। और हमने ये देखा कि ग्रुप डी को भी फिल्टर किया तो फिल्टर पेपर में रुका नहीं, लेकिन जब हम ग्रुप सी को फिल्टर किए तो हमें पूरा का पूरा चॉक क्या हुआ, फिल्टर पेपर के ऊपर मिल गया और पानी पूरा बाहर चला गया। इसी तरह से हम लाइट वाले इफेक्ट को भी देख सकते हैं कि लाइट वाले में क्या हुआ था। लाइट वाले इफेक्ट को ऐसे देख सकते हो बेटा कि जब ट्रू सॉल्यूशन में पास कराया तो लाइट पास हो गई। सस्पेंशन में क्या हुआ, कुछ सॉल्यूशन के अंदर कलर आ गया और जो कोलाइडल में और सस्पेंशन में पार्टिकल्स की वजह से पास नहीं हो पाती है। ये तीन केसेस यहाँ पर हैं। यह एक एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, ये कहा गया कि एक फिल्टर पेपर है। अब फिल्टर पेपर को फोल्ड करना और कोनिकल शेप में ले आना बताया गया है, जिससे कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फनल के अंदर लगा सकें और ये प्रोसेस समझाई गई है। सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया।
अब आता है व्हाट इज सॉल्यूशन। यहाँ दो क्वेश्चन दिए गए हैं कि सब्सटेंस की मीनिंग क्या है और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में डिफरेंस बताइए। मुझे पूरा यकीन है कि आप कर लेंगे। अगला आया 2.2, बहुत प्यारी चीज है। देखिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपके एग्जाम के लिए हो सकती है खास, इसलिए पढ़ते रहें एनसीईआरटी दिन और रात। आइए करते हैं हम आपसे आज की इस क्लास में सॉल्यूशन पर बात। तो सॉल्यूशन एक बेहद अच्छा विषय है, इस पर हमारी आपकी बातचीत होना बहुत जरूरी है। कहा गया सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अब यहां से हमें क्या करना है, चीजों को थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे क्योंकि हमने चीजों को समझ लिया है अच्छे तरीके से। हम कहते हैं जो सॉल्यूशन है ना वो क्या है, वो कहते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ाया था, होमोजीनियस मतलब जिसमें प्रॉपर डिसोल्यूशन है, यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट हो, उसे होमोजीनियस कहते हैं। और हमने कहा कि जो सॉल्यूशन है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर है। और कहा गया कि इसमें जैसे एग्जांपल्स में सोडा वाटर लिखा गया, ये सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। आगे कहा गया कि सॉल्यूशन इज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। कहा गया जैसा कि हम सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, चाहे वह सॉलिड को कंटेन करे, चाहे लिक्विड को कंटेन करे, या गैस उसके अंदर डिजॉल्व कर दी जाए। वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशन। जैसे हमने हमारे जहन में एक छोटा सा सवाल हमेशा रहता है कि जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा ना, जैसे एक बेसिक सी चीजें हैं। कभी भी लगता है कि सॉल्यूशन तो हमारे जो शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये दुइट सॉल्यूशन हमारे जीवन का खाए जाते हो, ये दुइये सॉल्यूशन हमारे आए जाते हो। इसका मतलब बेटा जब सॉल्यूशन की बात होती है तो हमें लगता है कि पानी टाइप का, पनिया टाइप का कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं। सॉल्यूशन की फेज क्या होगी, यानी सॉल्यूशन किस तरह का होगा, यह कौन डिसाइड करता है, यह सॉल्वेंट की फेज डिसाइड करती है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट गैसियस फेज में होगा तो सॉल्यूशन गैसियस फेज में होगा। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि सॉल्वेंट कौन है, चिड़ै के नाम हो सर जी, जरा बताई ना। तो सुना बेटा कि सॉल्वेंट क्या है, जिसमें मिलाते हो वो सॉल्वेंट है, जिसको मिलाते हो वो सॉल्यूट है, जिसको मिलाते हो वो सॉल्यूट है, जिसमें मिलाते हो वो सॉल्वेंट है, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है, जिसको मिलाया वो सॉल्यूट है, जिसमें मिलाया वो सॉल्वेंट है। ये यही चीज है। तो कहा गया जैसे एयर है, तो एयर क्या है, गैसियस सब्सटेंस का मिक्सचर है ना, तो दो या दो से अधिक गैसेस का मिक्सचर है, जिसका मतलब हमें यह समझ में आया कि जो एयर होता है वो गैस का मिक्सचर है। जबकि अगर हम एलॉय की बात करते हैं, एलॉय के बारे में भी आपने सुना होगा, आप 8th में भी ये चीज पढ़ के आए होंगे। एलॉय के बारे में हम बात करते हैं तो बेटा वहां पर हम पढ़ते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, यानी जब हम दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिलाते हैं तो जो बनता है वो क्या है, वो एलॉय है। तो एलॉय इज अ टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन बिकॉज वी एडेड टू और मोर देन टू metallic substance which are solid in nature, whose phases are solid in nature, that's why alloys are solid solution। यानी जो भी alloy हम कंसीडर करेंगे उस alloy को हम solid solution के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्योंकि उसके कंपोजिशन भी क्या है, कंपोजिशन जो है वो भी solid है, और कंपोजिशन की फेज खुद solid है, तो वही मैटर तो solid हो ही जाएगा। कहा गया कि इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, यानी कि हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पार्टिकल लेवल पर जो मैटर हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी मतलब एक जैसा दिखने का बिहेवियर होता है, ठीक है। अब हम इसमें और भी बात करेंगे, जैसे अगर एक छोटी सी बात करिए, अगर हम नींबू को पानी में मिलाते हैं तो नींबू में साइट्रिक एसिड है, पानी में मिलाया वाटर है, लेकिन टेस्ट क्या है, उसका स्वाद, चाहे अंदर से एक बूंद निकाल लीजिए चाहे बाहर से, आप देख उसका स्वाद हर जगह पर एक ही जैसा होगा, तो इसका मतलब वहां पर होमोजेनिटी पाई जाती है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें शुगर के पार्टिकल हो या सैंड के पार्टिकल हो, शुगर सॉल्यूशन हो या सैंड सॉल्यूशन हो या कोई भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए, सैंड तो हमारा अलग हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए,
उसमें पार्टिकल्स हर जगह पर बराबर बराबर फैले होते हैं। इसीलिए कभी भी अगर हम शुगर सॉल्यूशन में देखें तो उसका भी स्वाद हर जगह पर एक ही जैसा होता है। शरबत बनाया तो ऐसा थोड़ा ना कि हमका ऊपर से हम ऊपर वाला ज़्यादा मीठ होगा या कम मीठ होगा। वो कम ज़्यादा मीठ तब होता है जब आप ग्लास रॉड से प्रॉपर डिसोल्यूशन नहीं किए। अगर आपने 100% सॉल्युबिलिटी का केस लिया है तो किसी केस में भी आप अनइवन या ऑड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, हर जगह पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा जो आपने सॉल्यूशन में मिलाया है। अगली बात इन्होंने समझाया व्हाट इज एलॉय। एलॉय किसे कहते हैं। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द टर्म एलॉय। तो एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। ध्यान से सुनना, जो एलॉय होती है बेटा वो दो या दो से अधिक मेटल का मिक्सचर हो या फिर एक मेटल को किसी नॉन मेटल से मिलाया गया हो। ये कंडीशन कम होती है, मेटल मेटल का ज्यादा होता है। तो कहा गया कि ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उसे हम एलॉय कहते हैं और एलॉय को हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड का मतलब यह होता है बेटा कि देख कर, बिन कर और साफ कर कर, झाड़ कर करके, ठीक है, या हीट करके, ऐसे प्रोसेस से हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कहा गया बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। कहा यह गया कि क्योंकि ये जिससे बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है और इसके अंदर जो कंपोजिशन जो एलॉय में होता है वेरी करता है, यानी कि फिक्स कंपोजिशन नहीं है, इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज एन मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। इसका मतलब कि जो ब्रास होता है उसमें 30% जिंक है और 70% कॉपर पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एमसीक्यू में आता है कि ब्रास कंटेन्स, उसके नीचे लिखा होगा 30% जिंक एंड 70% कॉपर, 30% कॉपर एंड 70% गोल्ड, 30% गोल्ड एंड 20%, ऐसे करके लिखा रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। देखिए कितनी, यही हम तो मतलब आपको हमसे लिखवा लीजिए कि एनसीईआरटी से अच्छी किताब नहीं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ हर छोटी बड़ी चीज जानिए, एनसीईआरटी को पहचानिए, एनसीईआरटी प्रीफर करिए, जीवन सफल हो जाएगा। इससे अच्छी किताब मार्केट में नहीं है। ए सॉल्यूशन एज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। हमने अभी आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में समझाया था कि यानी कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें एक पार्ट सॉल्वेंट का होगा, दूसरा पार्ट सॉल्यूट का होगा। तो इन्होंने कहा कि द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। इसका मतलब एनसीईआरटी की लाइन कितनी प्यारी होती है दोस्तों। देखो, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, यानी कि किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ना, किसी सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो किसी दूसरे को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है वो सॉल्वेंट कहलाता है और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यही बात ये किताब की हर लाइन बताता है। आगे क्या कहता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी कहा गया कि किसी भी सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, जो लेसर अमाउंट में है, वह सॉल्यूट कहलाता है। तो डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो आप जरूर बता सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप कर ले जाएंगे। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, इन एग्जाम्पल्स में आपको अच्छा लगेगा, समझ जाएंगे। और वैसे भी आप जानिए कि जो ज्यादा मात्रा में है वही सॉल्वेंट है, जो कम मात्रा में है वो क्या है, सॉल्यूट है। और एक बात और बहुत बेसिक से समझिएगा कि सॉल्वेंट की फेज ही हमेशा सॉल्यूशन की फेज को डिसाइड करती है या डिफाइन करती है। यानी सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट गैसियस फेज में है तो सॉल्यूशन भी गैसियस फेज में होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगले रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जरा देखिए कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, पहली बात है, क्लियर है, हमने पढ़ा। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। इसका मतलब
कि जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स 10⁻⁹ मीटर यानी 1 नैनोमीटर में इतने मीटर होते हैं। यानी कि जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। कौन से सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन के। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। ये इसका डायमीटर बताया गया, यानी पार्टिकल होगा तो एटॉमिक शेप में होगा, एटम के रूप में होगा, तो उसका जो डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इसलिए वो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. So the path of light is not visible in a solution. इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये जो लाइट हम इस पर जलाते हैं उसको स्कैटर नहीं कर पाते, फैला नहीं पाते, इसलिए लाइट का पाथ ट्रू सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखाई देता लेकिन बाहर दिखेगा। ठीक है, पास जब पार्टिकल बड़े होंगे तभी तो लाइट को स्कैटर करेंगे ना, स्कैटर करेंगे तभी उसका पाथ विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी कि हम एक बात और जान लें कि इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, यानी किसी ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उसे आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये देखा था कि अभी जब फिल्टर पेपर से हम छान रहे थे तो हमें छानने पर कुछ बचा नहीं, क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स जो 1 नैनोमीटर से छोटे हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, इनकी साइज इतनी छोटी है कि ये वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस को फुलफिल कर चुके हैं, इसलिए अब आप इसे फिल्टर करने की कोशिश भी न करना यारो, ये छनाएंगे नहीं। The solid particles do not settle down when left undisturbed, that is a solution is stable। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे फिल्ट्रेशन से छान भी नहीं सकते और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाकर बैठेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट के पार्टिकल, अगर आप सॉल्यूशन को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन को कहीं रख दे, तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट के पार्टिकल कुछ देर में जाकर नीचे बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर शरबत बनाए हैं तो शरबत बना दिए, अब चीनी घुल गई, घोल दिए, मेहमान मान लो कहें कि हम जा रहे हैं बाजार, अभी आवत हैं, मेहमान बाजार चले गए, फिर लौट के आते हैं और उसके बाद अगर मेहमान को शरबत पिलाना हो तो ऐसा नहीं है कि फिर से घोल बनाना पड़ेगा, लेकर डंडा उसमें घुमाना पड़ेगा ना बेटा, अब ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर एक बार पार्टिकल इंटरमोलिकुलर स्पेस में चला गया तो वह किसी फिजिकल प्रोसेस से बाहर नहीं आएगा, और दूसरी चीज वह फिल्टर करने पर भी बाहर नहीं आएगा। तीसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि अगर हम उसे ये सोचें कि वह कुछ देर में चीनी सब नीचे की तरफ बैठ जाएगी, फिर से घोलना पड़ेगा, तो ऐसा किसी ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं है, वह कभी नीचे बैठेगा नहीं, नीचे केवल सस्पेंशन सॉल्यूशन में बैठता है। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक बड़ा प्यारा विषय है ये भी। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कभी भी कोई सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, क्या सॉल्यूट उसमें ज़्यादा प्रेजेंट है या कम प्रेजेंट है, या जो सॉल्यूट हमने मिलाया, सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट कितना है, और उसके बेसिस पे सॉल्यूशन के अंदर गाढ़ापन कितना है, क्या सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड है। हाईली कंसंट्रेटेड कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो ऐसे केस में वो हाईली कंसंट्रेटेड होगा, सॉल्यूशन गाढ़ा ज़्यादा होगा। तो ऐसी कहीं सिचुएशन आती है तो उस पर हम विचार करेंगे, तो इसको जरा गौर से सुनिएगा। हम कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से सुनना, डाइल्यूट किसे कहते हैं, कंसंट्रेटेड किसे कहते हैं, सैचुरेटेड किसे कहते हैं, तीनों को पहले हम ओरली आपको समझा देते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन कंटेनिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा अगर बेटा ज्यादा है तो वह डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा कंसंट्रेटेड, जिसमें पानी कम होगा सॉल्यूट ज्यादा होगा, वो कंसंट्रेटेड हो गया, यानी जो गाढ़ा बहुत होगा, जैसे चाशनी, समझ में आया? तो चाशनी क्या है, वह क्या है, वह एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन अगर शरबत की बात करें तो वह डाइल्यूटेड होता, उसमें चीनी कम पड़ती। ठीक है, तो शरबत अलग चीज हो गई, चाशनी अलग चीज हो गई। चाशनी बहुत कंसंट्रेटेड है
अब सैचुरेटेड की बात करेंगे, सैचुरेटेड क्या होता है। कहा गया डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिवली टर्म्स इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एंड कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। अब ध्यान से सुनना, ग्रुप ए और ग्रुप बी को हम कैसे समझेंगे। अगर हम सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए पढ़ते हैं और सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी पढ़ते हैं तो दोनों केस को हम आपको समझाते हैं। ग्रुप ए के द्वारा जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ वो ग्रुप बी के रिस्पेक्ट में क्या है, वह डाइल्यूटेड होगा। कहें कैसे, हमने आपको पहले समझाया था कि अगर 4-5 क्रिस्टल, कितना 4-5 क्रिस्टल ग्रुप ए को दे दिया जाए और कहा जाए पानी में मिलाओ, तो जब उसने मिलाया तो लाइट कलर मिला, यानी कि पानी ज्यादा था और क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के कम थे। तो ऐसी केस में जो सॉल्यूशन बनेगा वह डाइल्यूटेड होगा ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन जिसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाया गया था उसमें उतने ही पानी में अगर कॉपर सल्फेट ज्यादा मिला दिया तो जो सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट उसमें ज्यादा है, तो इसलिए सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और पहली वाली केस में सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा। तो एक डाइल्यूट हो गया, एक कंसंट्रेटेड हो गया। तो ये एक्टिविटी 2.2 से क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अभी हमें एक बात और क्लियर करनी है, वो बात है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब हम आगे फिर ये डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड जैसे केस के बारे में भी पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2.3 की तरफ प्रोसीड करते हुए हम कुछ और बात करते हैं। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 separate beakers. Add salt in 1 beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring. कहा गया कि 50 ml पानी 2 अलग अलग बीकर में ले लीजिए, यानी एक बीकर 2 बीकर, इसमें भी 50 ml लेना है, इसमें भी 50 ml लेना। खूब गौर से मेरी बात सुनिएगा। उसके बाद कहा गया कि एक में आप सॉल्ट डाल दीजिए, थोड़ा नमक डाल दीजिए, और दूसरे में आप शुगर डाल दीजिए या बेरियम क्लोराइड डाल दीजिए। दोनों में से BaCl2 को बोलते हैं, लैब में मिलेगा सब बेटा। आप कहिए एक में शुगर डाल दिया, एक में सॉल्ट डाल दिया, कहा यह गया। उसके बाद आप जैसे शुगर या सॉल्ट आप मिलाते जाइए और कंटिन्यूअस स्ट्रिंग मतलब ग्लास रॉड से चलाते जाइए, चलाते जाइए। कहें आप ग्लास रॉड से मिलाते जाइए, उसको चलाते जाइए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से वो डिजॉल्व भी साथ ही साथ होता रहे। कहा अच्छा, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री सेल्सियस। कहा यह गया कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आप उसमें मिला रहे थे, चम्मच से चला रहे थे, ग्लास रॉड से चला रहे थे, एक समय ऐसा आएगा कि जब आप फर्दर कोई सॉल्यूट उसमें नहीं मिला पाओगे, फिर आप सॉल्यूट मिलाना चाहोगे तो आपके बस की बात नहीं, आप सॉल्यूट नहीं मिला पाओगे। कहा अच्छा, कहें जब फर्दर कोई सॉल्यूट नहीं मिला पाओगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर का स्पेस फुलफिल हो गया, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था वो भर चुका है। और जब भर चुका है तो फर्दर आप एडिशन कैसे कर पाओगे? इसका मतलब अब आप कुछ बाहर से नहीं मिला पा रहे हैं। कहें कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, ऐसी सिचुएशन कब होगी? जब पानी के बीच की जगह खत्म हो जाएगी, अब आप फर्दर एडिशन नहीं कर पा रहे हैं। तो एडिशन नहीं करेंगे तो जो क्रिस्टल, अब आप एडिशन कर तो रहे हैं लेकिन डिजोल्यूशन नहीं हो रहा है ना, मिक्स नहीं हो रहा, तो जो क्रिस्टल्स जा रहे हैं वो नीचे की तरफ बैठते जा रहे हैं बीकर में और आपका वॉल्यूम बढ़ने लगा। ऐसी सिचुएशन में उसको रोक दीजिए। रोकने के बाद आप उसे गर्म करिए। गर्म कितना करेंगे? 5 डिग्री सेल्सियस। यानी अब आप उसे 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करिए और गर्म करने के बाद फिर से आप सॉल्यूट को मिलाना शुरू कर दीजिए। जब गर्म कर देंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होगा, स्पेस आएगा, तो आप फर्दर जो मिलाएंगे वो डिजॉल्व हो जाएगा। यही तो हीट का सॉल्युबिलिटी हीट पर डिपेंड ऐसे ही तो करती है। जब आप सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। तो वो पूरा प्रोसेस यही है। अब नीचे इन्होंने एक्टिविटी को समझाया कैसे। कहा इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम at any particular temperature. A solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution. कहा यह गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर आप दे दीजिए, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी सॉल्यूशन जो आप बना रहे हैं वो मैक्सिमम कितना सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है।
जितना उसकी कैपेसिटी होगी, जितना कैपेबिलिटी होगी, उतना वह सॉल्यूट को डिजॉल्व कर लेगा। यानी एक फिक्स टेम्परेचर पर जब हम किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करते जाते हैं और फर्दर उस टेम्परेचर के बाद एक समय ऐसा आएगा कि अब उसमें कुछ डिजॉल्व नहीं होगा। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम सॉल्यूट आप किसी के अंदर डिजॉल्व करा सकते हैं और जो सॉल्यूशन बनाएंगे वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इन अदर वर्ड्स, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution। ध्यान से सुनिएगा, सैचुरेटेड का मतलब यह हुआ कि जब आप एक फिक्स टेम्परेचर पर अब आप कोई भी सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका मतलब सैचुरेशन हो गया, अब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। अब जरा सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाने का मतलब अब फर्दर कोई भी एडिशन नहीं हो सकता। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी की कितनी प्यारी डिफिनीशन। कहा गया कि सॉल्युबिलिटी किसे है, कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम क्या पढ़ाते थे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। और अगर हम ये कह दें द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट फिक्स टेम्परेचर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर कह दिया गया तो एक फिक्स टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन जितना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व कर सकता है वही तो सॉल्युबिलिटी है, इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब उसके अंदर किसी चीज को डिजॉल्व करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अगर वह सैचुरेशन लेवल से कम है तो उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड याद करने का एकदम सटीक सा आपको तरीका बताता हूं। जैसे देखो, कभी भी हम भारतवासी हैं, है ना, और हमारे अंदर हमारी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कौन सी बात हमसे करने वाले हैं। हम आपसे ये कहने वाले हैं कि जब कभी अरात बरात प्रोग्राम पार्टी आदि जगहों पर जाते हैं, हम भारतवासी, जहां पर हम दूसरे के पैसे से कुछ खाते हैं, अपना नहीं खर्चा करते, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है जरा गौर करिएगा। जैसे मान लीजिए एक बारात में पहुंच गए। अब बारात में जब पहुंचते हैं तो जो जितना भी परहेज करने वाला व्यक्ति होता है, परहेज का मतलब ये हुआ कि उसको मीठा नहीं खाना है, इतनी ही डाइट लेनी है, पापड़ ऐसे खाना है, तेल ऑयली नहीं खाता, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाले सब्सटेंस को नहीं खाएगा, कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हम ऑयली चीज़ नहीं खाते, वी अवॉइड ऑयली चीज़। अच्छा, खूब अंग्रेजी झाटी। अब जब अंग्रेजी ढेर सारी बोल ली, अब क्या हुआ, गए कहाँ, पार्टी में। और पार्टी में पहुंचे बेटा, वहां देखो जितना लोग कहते हैं ऑयली नहीं खाना है, ये फूड नुकसान करता है, हमारा लीवर खराब है, हमारी किडनी फेल हो रही, कुछ नहीं। आप देखिए बारात में, देखिए कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन हमारे भारत में भी हर जगह, तो कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी आप देखिए वहां मार्केट में, मैं इवन खुद अपनी भी बात कर रहा हूं कि वहां पर देखिए कोई भी ये नहीं सोचता है कि चाय के बाद ठंडा नहीं पीना है, रसगुल्ले के बाद आइसक्रीम खानी है कि नहीं खानी है, पानी कब पीना है, पानी पी लिए हैं तो अब खाना खाना है कि नहीं खाना है, खाने में किसको किसके साथ खाना है, ये उस दिन के लिए सब भूल जाते हैं। चाउमीन के साथ पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा के साथ में बर्गर खा रहे हैं, मतलब बर्गर के साथ कॉफी पी रहे हैं, सब कुछ खा लिए तो कहें कि कॉफी पिए चले। आप जरा एनालिसिस करिए, मिक्सचर बना के रख दिया, पूरा पेट को मिक्सचर बना दिया। अब देखिए मिक्सचर तो बना दिया, और सुनिएगा बड़ी पते की बात है कि हम कुछ देर तक खाते हैं और खाने के बाद हम एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचते हैं जब हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब कि अभी लगता है कि यार हम कुछ और खा सकते हैं। तो जब हमें यह प्रतीत होता रहे कि हम कुछ और खा सकते हैं, एक तरफ ऐसा लग रहा है पेट भर गया है, अब नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी लगता है कि यार अभी तो कुछ और खा सकते हैं, और उसके लिए
हम थोड़ी देर अपने साथ वालों से कहते हैं चलो तब तक इनका व्यवस्था देख लेते हैं, घूम टहल लेते हैं। घूम टहल लेने से हमारे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बॉडी का बढ़ेगा तो ऐसी केस में इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ भोजन जनरेटेड, दैट्स व्हाई एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडजस्टेड। अब देखो, अब ऐसी की सिचुएशन जब हम थोड़ा घूम टहल लेते हैं, फिर एक बार जुट गए, लेग प्लेट एकदम खींचम खींच मचाएं। अब जब एक बार घूम टहल करके फिर खाने पहुंचे, तो जब तक घूमे टहले नहीं थे तब तक जो सॉल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड था। लेकिन हम एक टेम्परेचर दे करके अब एक फिक्स टेम्परेचर पर, अब हम थोड़ा घूम टहल लिए हैं, अब हमारे बॉडी के एक फिक्स टेम्परेचर है। इसके बाद जब हम फिर एडिशन शुरू करते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब 10-11 बज जाता है, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आदमी से चला नहीं जाता, इतना वो खा लेता है। इसका मतलब कि अब नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट दिस टेम्परेचर। ध्यान से सुनना बेटा, क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब आदमी कहता है भैया घटैया तक खा लिए, ससिए नहीं आवत हो, अब हम बिल्कुल कुछ नहीं खा पाएंगे, हमारे बिल्कुल जगह नहीं है। कोई मोमोज लेकर खड़ा है, एक पीस चेक तो करिए, कहाँ है, अरे पूरा एकदम फुल है, यहां तक डब्बा बाहर आ रहा। इसका मतलब नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट दिस टेम्परेचर। इस सिचुएशन पर अब हम कुछ भी नहीं खा सकते। कहें गिलास पानी पी लो, कहें ना पानी में, कहें कॉफी पी लो, कहें नहीं। अगर उसने कॉफी पी लिया तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड पॉइंट पर नहीं पहुंचा था। समझ में आया? जब लालसा ही खत्म हो जाए, अब लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी, अब खा ही नहीं सकते, इसका मतलब उस टेम्परेचर पर जब आदमी ये बोलने लगे कि अब हमसे खाया नहीं जा सकता, तब जाकर के उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब वह व्यक्ति भोजन को प्राप्त करके सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंच गया है, यानी कि यह सैचुरेशन स्टेज होती है, और यही उसकी कैपेसिटी है, यही उसकी सॉल्युबिलिटी है कि मैक्सिमम वह अपने पेट में कितना भर सकता है एक फिक्स टेम्परेचर पर। इसी को हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल दैट कैन बी एडेड एट अ फिक्स टेम्परेचर। इसी को तो हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे ना। तो यही कहानी तो यहां भी बताया कि मैक्सिमम कितना ऐड किया गया और कब। एक सैचुरेटेड हुआ तो इसका मतलब अब कुछ और नहीं खा सकता, कुछ और उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता ना, तो उसी को हम सैचुरेटेड कहते हैं। जैसे हमने बहुत समय पहले एक एग्जाम्पल भी दिया था, चाशनी वाला, चीनी वाला, है ना। जैसे हम कभी भी देखें तो पानी ले लें, उसमें चीनी मिलाना शुरू करें, मिलाते जाएं, थोड़ी देर मिलाते रहते हैं, मिलती रहती, उसके बाद फिर हमें लगता है कि यार अब क्या करें, फिर हम चीनी और एक्सेस ऐड करना शुरू करते हैं, तो चीनी ऐड होना बंद हो गई, वॉल्यूम बढ़ने लग गया, तब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद थोड़ी चीनी और ऐड हो जाती है, तो वही चाशनी बन जाती है। फर्दर अगर चीनी ऐड करना चाहें, चीनी ऐड नहीं हो पाती, चीनी उसकी सरफेस पर जाकर वैसे ही पड़ी रह जाती है। इसका मतलब कि जब सैचुरेशन आ गया तो अब कुछ भी आप ले आइए, हमारी इच्छा नहीं हो सकती उसे खाने की या डिजॉल्व होने की। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाइए, है ना। जैसे आप देखते होंगे कुछ लोग कुछ भी मिल जाए, देखते होंगे कि हाँ ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा, है ना। उनको वो चीज अगर जी भर के खिला दिया जाए तो वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, फिर वो कभी नहीं खाएंगे, है ना। उनके अंदर ये जो उत्पात मची हुई है ना, वो केवल इसलिए होती है कि उनको कभी सैचुरेशन पॉइंट तक खिलाया नहीं गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताएं कि अगर कोई बच्चा बहुत रसगुल्ला प्रेमी है, उसको लगता है कि हम गुलाब जामुन बहुत खाना चाहते हैं, काला जाम खाएंगे, उसको एक दिन बैठा के तना काला जाम खिला दो तो फिर से कभी जीवन में काला जाम नहीं खाएगा, क्योंकि जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काला जाम उसके शरीर में जाएगा तो ऐसे केस में सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा और फर्दर काला जाम नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, तो मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी थी काला जाम की उसने एब्जॉर्ब कर लिया, यही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। इसी बात के साथ आगे चलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन टर्म के अंतर्गत पहली बात हम पढ़ाने चल रहे हैं। इसे हम कहते हैं मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको अगर हमें कभी निकालना होता है, इसको कैलकुलेट करना होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये क्वेश्चन दिया गया। सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100, ये हमारा टर्म है। इसको जरा समझिएगा कि सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100, इसका मीनिंग क्या हुआ, इस पर हम बात करते हैं।
सॉल्यूट का मास मतलब हमें जो चीज दी गई वो कितने अमाउंट में है, और सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास दोनों ऐड करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताएं, हम कहते हैं ये मास परसेंट इसे बोला जाता है। कभी मास परसेंट कैलकुलेट करना हो तो ऐसे कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 10 ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड इनटू 90 ग्राम ऑफ वाटर, देन व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन का मास परसेंट क्या हो। अब आपको क्या करना था कि कहा गया 10 ग्राम शुगर को 90 ग्राम पानी में मिलाया जा रहा है, तो शुगर का मास, सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूट तो शुगर हो गया ना, तो 10 ग्राम शुगर हो गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, वेयर एज मास ऑफ सॉल्यूशन इज 10 प्लस 90, नॉट 90 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, बट 10 plus 90 it means that 100 is the mass of solution, not 90 is the mass of solvent. We have to write 10 upon 10 plus 90 into 100. It means that 10 upon 100 into 100, 100 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच्चा कितना बचा 10%, यही आपका मास परसेंट निकल करके आएगा। इस तरह की चीजें आप ध्यान रखिएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 100 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ शुगर, इसका मतलब कि 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में 50 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, तो क्या करना है, इसका मतलब शुगर सॉल्यूशन का हमें दिया है ना, 100 ग्राम दे दिया है, तो 50 ऊपर रखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट 50 हो गया, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 से कट जाएगा, कितना आएगा 50% आंसर आ जाएगा। यानी कि मास बाई मास परसेंट जो होगा वो 50% हो जाएगा। ऐसे ही मास बाई वॉल्यूम परसेंट है, और ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब ये हुआ कि शुगर सॉल्यूशन में कितने ग्राम शुगर है। जैसे अगर कोई कहता है कि इसमें वॉल्यूम है, ध्यान रखना सॉल्यूशन का यहाँ वॉल्यूम कंसीडर करना है। जैसे कोई कहता है कि 100 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ शुगर, ध्यान से सुनना, 100 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ शुगर, देन कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो क्या करोगे, ये 50 ऊपर हो जाएगा और 100 नीचे हो जाएगा, काट पीट के बराबर कर देना। ऐसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का भी केस है। इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें हमें ये पढ़ना है कि जैसे 10 ml ऑफ एथेनॉल इज एडेड इनटू 90 ml ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना, 10 ml एथेनॉल को 90 ml पानी में मिलाया जा रहा है, तो सॉल्यूशन 100 ml पाया जा रहा है, क्योंकि 10 प्लस 90 को ऐड कराया जा रहा है, इसलिए 10 ऊपर होगा, 10 प्लस 90 नीचे होगा, काट पीट के बराबर कर देंगे, 10% आंसर आ जाए। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 100 ml ऑफ एथेनॉल सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ml ऑफ एथेनॉल, देन व्हाट इज द मास, व्हाट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो आप क्या करोगे 10/100 कर दोगे। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल 2.1 देखिए क्या दिया, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 320 ग्राम पानी है और उसमें 40 ग्राम हमारे पास क्या है, 40 ग्राम हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट को 320 ग्राम पानी में मिलाया गया। तो क्या करना है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट, तो 40 ऊपर हो जाएगा, 320 में 40 जोड़ दोगे 360, तो 360 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, सॉल्व कर दिया तो इतना परसेंट आ गया। ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आया, व्हाट इज सस्पेंशन। अभी तक हम ट्रू सॉल्यूशन का जिक्र कर रहे थे, अब हमें बातचीत करनी होगी व्हाट इज सस्पेंशन सॉल्यूशन। जैसा कि आपने देखा कि सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर हम एक्टिविटी के बेसिस पर पहले हम डिस्कस करके आए हैं। अब फाइनली यहाँ पर रिजल्ट लिखा गया, क्या रिजल्ट लिखा गया जरा गौर करिएगा। नॉन होमोजीनियस सिस्टम, अब देखिए अभी तक होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्मिटी, नॉन होमोजीनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्मिटी, यानी होमोजीनियस मतलब एक ही कलर का दिख रहा था ना, और नॉन होमोजीनियस में वो यूनिफॉर्म नेचर नहीं मिलेगा, कहीं पर कुछ कलर होगा, कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर लाइट होगा, कहीं पर डार्क होगा, ऐसा। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2, जो एक्टिविटी पीछे हमने कराई उसमें ग्रुप सी को क्या दिया गया था, चॉक और पानी दिया गया था। उसमें होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बना था, नॉन होमोजीनियस था। जब तक मिला रहे थे तब तक ठीक है, नहीं तो चॉक नीचे चला जा रहा था। कहें अच्छा, इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। अब देखिए एक नया टर्म आया डिस्पर्स, ठीक है, डिस्पर्स का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम मतलब होता है सॉल्वेंट और डिस्पर्ज मतलब होता है सॉल्यूट, ऐसे समझिएगा।
कहा गया आर कॉल्ड सस्पेंशन, कहा यह गया जिसमें सॉलिड को किसी लिक्विड में डिस्पर्ज किया गया, फैलाया गया, उसे हम सस्पेंशन कह रहे थे। ए सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium। इसका मतलब उसमें डिजॉल्व नहीं होते लेकिन वो सस्पेंड हो जाते हैं उस पूरे बल्क के अंदर, जो पूरा हमें कॉन्सेप्ट दिया गया उसके अंदर जाकर नीचे की सतह पर क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, यानी कि अगर हम सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अपनी आंखों से देखना चाहें तो आसानी से हम उसे देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देखिए, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये एक हेट्रोजीनियस है, इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि अगर हम लाइट कभी भी पास करते हैं तो इसमें पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है जिसकी वजह से लाइट स्कैटर हो जाती है और इसका पाथ क्या होता है, विजिबल हो जाता है। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट्स सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, वो अनस्टेबल होता है क्योंकि पार्टिकल्स नीचे जाकर के सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, अगर स्टेबल होता तो सस्पेंशन नहीं होता। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आसानी से सेपरेट किए जा सकते हैं। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore। एक अच्छी बात है कहा गया कि लाइट की स्कैटरिंग केवल तभी तक होती है जब पार्टिकल्स डिस्पर्ज होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। जब हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब कर देते हैं यानी कि उसको छूना छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर में पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, यानी कि वह अपने सस्पेंशन की प्रॉपर्टी खो देते हैं, उसमें लाइट का कोई स्कैटरिंग नहीं होता। अगली केस में हम बात करेंगे व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम इसमें डिटेल में कोलाइडल सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, उसके बाद कोलाइडल के बाद कोलाइड्स की प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे, फिर कोलाइड्स कितने तरीके के हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेन। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा अगर चैप्टर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, थोड़ा सा वीडियो बड़ी ज़रूर हो जाएगी लेकिन इतना बड़ा बढ़िया चैप्टर है कि आप इसे पढ़ करके आप अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक बेसिक सी बात से हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये कहा कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है। कहा गया कि जो ग्रुप डी जिसमें इंक का सॉल्यूशन लिया था उन्होंने और एक और सॉल्यूशन लिया था ना, इंक वाला जो सॉल्यूशन उन्होंने लिया था या मिल्क वाला जो सॉल्यूशन था वह क्या था, वह कोलाइडल सॉल्यूशन था। तो हम जो बातचीत यहाँ पर अब कर रहे हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट कैसा होगा बेटा, जरा वो समझिएगा। इन्होंने बताया कि अगर हम कोलाइडल की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें पार्टिकल्स की साइज छोटी है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसे मिल्क हो गया एक कोलाइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। पार्टिकल्स की साइज इसमें भी छोटी होती है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं पार्टिकल्स और सस्पेंशन सॉल्यूशन से छोटे होते हैं। यानी आप कह सकते हो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ए मिक्सचर ऑब्टेन्ड ये तो हो गया, कहा यह गया इज कॉल्ड कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में इसके पार्टिकल्स कंप्लीट तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेड होते हैं। आगे कहा गया इसकी साइज स्मॉलर होती है। मिक्सचर, अच्छा एक खास बात यह है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है वो देखने में तो होमोजीनियस लगता है, यानी जो कोलाइडल सॉल्यूशन का मिक्सचर है वो इट सीम्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक प्रॉपर्टीज इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। यानी कि वो देखने में, बाहर से देखने में होमोजीनियस लगता है लेकिन वो हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे दूध, मिल्क क्या है, देखने में तो होमोजीनियस लगता है लेकिन होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज। इसमें भी पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी है, इसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। These particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2। इसमें ये क्या कर सकते हैं, किसी लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। और scattering of a beam of light is called Tyndall effect after the name of scientist who discovered this effect।
ये कोलाइडल सॉल्यूशन में एक इफेक्ट पाया जाता है जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे ये लाइट यहाँ से जलाई गई, ये क्या हुआ, आगे जाकर के स्कैटर हो गई, क्योंकि इसके पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है इसलिए लाइट इसमें स्कैटर हो जाती है और इसे हम टिंडल इफेक्ट के नाम से पढ़ते हैं। अब कहा गया टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स अ रूम। तब देखो इसमें भी हमने बताया था कि अगर मान लो किसी खिड़की से एक लाइट ऐसे हल्की सी आ रही सूर्य की रोशनी, वहां से भी हम टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, डस्ट स्मोक एयर में है तो वहां से भी हम टिंडल इफेक्ट को समझ सकते हैं। टिंडल इफेक्ट कुछ इस प्रकार से एक एग्जाम्पल समझाया गया, जैसे एक घना जंगल है, उस घने जंगल में अगर कहीं ऊपर थोड़ा सा होल है, वहां से लाइट नीचे की तरफ आती है तो जो डस्ट होती है जो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में उड़ रही है वो ऐसे मूव करते हुए दिखाई देते हैं और वो भी टिंडल इफेक्ट के अंतर्गत है और उसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड है। कोलाइड की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरे में हम पढ़ते हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज, यानी ये बहुत स्मॉल होते हैं लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से ऐसे देख नहीं सकते लेकिन हम किसी चीज की मदद से इसे जरूर देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ बातें और, कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट स्पॉट विजिबल। इसका मतलब ये इतने बड़े तो होते ही हैं कि लाइट को स्कैटर कर सके जिससे इनका पाथ विजिबल होता है, दिखाई देता है। डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। इसका मतलब कि अगर हम इसे कभी अनडिस्टर्ब कर दें, यानी कि हम इसे डिस्टर्ब ना करें, छोड़ दें, तो ऐसी सिचुएशन में इसके पार्टिकल्स नीचे की तरफ नहीं बैठते। अगर नीचे की तरफ बैठ जाते तो इसका मतलब ये अनस्टेबल। इसका मतलब हमने ये देखा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, वो घूमते रहते हैं, इसका मतलब वो भी स्टेबल है। आप ये समझिएगा ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल स्टेबल है और सस्पेंशन अनस्टेबल होता है जिसकी वजह से वो नीचे चला जाता है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। कहा यह गया किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स है जिनकी वजह से कोलाइड्स बना हुआ है उसे हम एक स्पेशल टेक्निक जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं उस मेथड से हम इसे अलग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ये सोचें कि किसी नॉर्मल मेथड से यानी छान करके हम इसे अलग कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है, सेंट्रीफ्यूगेशन से हम इसे अलग कर सकते हैं। आगे कहा गया द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्ज फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। अब इसी में अभी हमने डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात की थी, तो जो डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम है वो एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए टर्म आया हुआ है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हम डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम का जिक्र करते हैं। यहां पर बताया गया द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्ज पार्टिकल्स इन अ कोलाइड form the disperse phase and the component in which the disperse phase is suspended is called dispersion medium। यानी जो सॉल्यूट है उसे डिस्पर्ज फेज कहते हैं और जो किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है वो डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्जिंग मीडियम एंड द डिस्पर्ज फेज। जो कोलाइड्स होते हैं इनको सॉलिड लिक्विड गैस के रूप में भी हम जानते हैं, इनकी फेज के बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं कोलाइड्स के, आप इसे जरा देख लीजिए। ये कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड आपके सामने दिया गया है, आप इसमें गौर से समझेंगे तो कोलाइड्स के कॉमन एग्जाम्पल्स में आपको कुछ बातें दिखाई दे रही हैं। डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप और एग्जाम्पल, ये चार चीजें चार कॉलम्स में बनाई गई हैं। आपको ये समझना होगा कि ये डिस्पर्ज फेज का क्या मतलब है, दूसरा डिस्पर्जन मीडियम का क्या मतलब है और टाइप्स मतलब ये कोलाइड्स का नाम दिया गया है और एग्जाम्पल। ये एक ऐसी चीज है जो आपको याद करनी होगी। टोटल आपके सामने 8 तरीके के कोलाइड्स दिखाई दे रहे हैं और 8 तरीके के कोलाइड्स में डिस्पर्जन मीडियम में देख रहे होंगे आपकी गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस ये 2 डिस्पर्जन मीडियम लिए गए हैं, 3 लिए गए हैं। कहा गया किसी लिक्विड को अगर हम गैस में मिलाते हैं, जैसे गैस है, गैस को हमने एक्सेस लिया यानी सॉल्वेंट के रूप में गैस लिया, उसमें लिक्विड मिलाते हैं तो उसे हम एरोसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोसॉल कहते हैं। फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये क्या है? ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। किसी गैस में अगर हमने सॉलिड को मिलाया तो उसको स्मोक कहते हैं या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कहते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स हैं और एरोसॉल के अंतर्गत। जैसे फोम, इमल्सन, सॉल, फोम, जेल, सॉलिड, सॉल,
ये सभी क्या कहलाते हैं, कोलाइड्स के अंतर्गत आते हैं। और आप देखिए कोलाइड्स के तमाम तरह के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे शेविंग क्रीम भी कोलाइड का एग्जाम्पल है, फेस क्रीम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, फोम, रबर, स्पंज, ये सभी किसके अंतर्गत है, कोलाइड्स के अंतर्गत हैं। जेली, सीज, बटर, कलर्ड जेमस्टोन्स, मिल्की ग्लासेस, ये सभी कोलाइड्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से हम पढ़ते हैं। अब दो बात हमारे पास और आ गई, एक को हम कहते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जरा ध्यान से इसको भी समझिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल, इसको हम आपको ऐसे ओरली बताते हैं, आप अब इसको जरूर पढ़िएगा, किताब से भी पढ़िएगा। अगर हम इसको देखें कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, कहा गया the properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties। कुछ प्रॉपर्टी जिसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में एक बहुत पुरानी बात, हमारी कहावत चली आ रही है, रंग रूप वेशभूषा, ठीक है, जिसको आप देखकर एनालाइज कर रहे हैं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज, यानी कि अगर आप स्टेट्स में इंटर कन्वर्जन करते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से गैस में जाते हैं, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये सभी क्या है, ये सभी फिजिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि इस केस में कोई भी केमिकल नेचर उसका चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे फिजिकल चेंज कहते हैं। यानी ओवरऑल आप ऐसे समझिए कि फिजिकल चेंज हम किसे कहते हैं, फिजिकल चेंज उस चेंज को कहते हैं जो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब जिसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर हम उसकी ओरिजिनल कंडीशन में वापस ले आ सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है। यानी फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, जिसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल तो सकते हैं, लेकिन जब हम चाहें तो उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस रीगेन करा सकते हैं, इसलिए उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। जबकि अगर हम केमिकल चेंज का जिक्र करें तो केमिकल चेंज इससे हट करके है, वो इरिवर्सिबल होता है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेज में दोबारा नहीं लौट पाता। ये केमिकल चेंज की कहानी है। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज कुछ इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, वह इरिवर्सिबल होता है, केमिकल कंपोजिशन में भी वेरिएशन हो जाता है। तो ये सारी बातें हमें समझनी होगी। उसके बाद कहा गया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यानी पहले तो हमें यह समझना होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्योर सब्सटेंस में हमने ये जिक्र किया था जिसमें एक ही तरह के कंपोनेंट्स हो, एक ही तरह की चीजें हो, ठीक है, वो प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। यानी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, एलिमेंट और कंपाउंड ये दो पार्ट हुए जो हमने क्लासिफाई किया। अब हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल पहले एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में क्या किया था, एलिमेंट टर्म का यूज किया था, ठीक है। उसके बाद ये आगे उपयोग में आता रहा। एलिमेंट की डिफाइन करने की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। यानी एलिमेंट क्या है, यह एक मैटर का बेसिक फॉर्म है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते उसके सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेज में किसी केमिकल प्रोसेस से जिसे ब्रेक ना किया जा सके। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, हम पढ़ा चुके हैं पहले भी। मेटल के अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे मेटल्स आर लस्टरस, सिल्वरी ग्रे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज जिनके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स में देखो सारे मेटल हैं, लेकिन लिक्विड क्या होता है, मरकरी लिक्विड स्टेज में पाई जाती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। नॉन मेटल जो होते हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, यानी उनकी वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, कलर उसमें अलग अलग होता है, वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होते, उनके अंदर मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती। मैलेबिलिटी मतलब पीट कर सीट बना देना, डक्टिलिटी मतलब खींच कर वायर बना देना, सोनोरस मतलब उसकी साउंड, पीटने पर आवाज आए, ये सभी इसके अंदर नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल में आयोडीन एक लस्टरस नॉन मेटल है, ग्रेफाइट एक हमारा क्या है, नॉन मेटल कहा जाता है, जो
किसको कंटेन करता है? करंट का कंडक्शन कराने में यूज होता है। यानी ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें करंट आसानी से पास हो जाती है। कहा यह गया कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है उसे हम मेटलॉइड कहते हैं, उसे सेमी मेटल भी कहा जाता है। बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये एलिमेंट्स हम याद करते हैं। कुछ यहाँ पर डिब्बे में बंद कर दिया गया। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। बड़ी प्यारी बात लिखी गई, कहा गया कि 92 तक जो एलिमेंट है वो नेचुरली अकरिंग है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? वो मैन मेड हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। ज्यादातर एलिमेंट्स क्या हैं? सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं। इवन 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। 2 एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में है, एक मरकरी है, एक ब्रोमीन है। मरकरी लिक्विड मेटल होता है, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल होता है। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। यानी गैलियम और सीजियम ये ऐसे हैं कि अगर रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर को जरा सा इंक्रीज कर दें तो ये तुरंत लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी बात के साथ हम कंपाउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड किसे कहते हैं? अगर इसकी बात आ जाए तो कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को मिलाने पर बनता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को एक फिक्स प्रपोर्शन में, फिक्स रेशियो में मिला दें तो जो बनता है उसे कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड में व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड। यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं? तो हम कंपाउंड बनाते हैं। ये एक इन्होंने एक्टिविटी भी दी है, इस एक्टिविटी में भी यही कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप इसे पढ़िएगा, आपको क्लियर हो गया एक्टिविटी। कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन है और कोई यहाँ पर नई चीज नहीं है, ठीक है। ये पूरी की पूरी बात इन्होंने वही समझाई हुई है। यहां पर एक बड़ी प्यारी बात फिर आ गई कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, ये एक आपके यहाँ बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करोगे? कंपाउंड्स में देखना जरा, मिक्सचर में देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं बस जिसको मौज मौज में मिला दिया गया, लेकिन उसको मिलाने से कुछ नया नहीं बना तो वो मिक्सचर है, और जिसको मिलाने से कुछ नया बनता है वो कंपाउंड है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाते हो और मिलाने के बाद कोई नया बनता है जिसकी प्रॉपर्टी नई है तो वो कंपाउंड है, और जिसको बस खेल खेल में मिला दिया गया वो मिक्सचर है। मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता, किसी को किसी भी अमाउंट में मिलाया गया है, बट कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। यानी अगर वो कंपाउंड है तो कंपाउंड के अंदर जितने भी सब्सटेंस हैं उन सभी सब्सटेंस का कंपोजिशन फिक्स होगा। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। यानी जो मिक्सचर होता है उसके अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी दिखाई देती है जिससे वो मिलकर बना हुआ है, लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती है। यानी उसमें टोटली डिफरेंट होता है, वो सबसे हट करके बनता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। यानी जो मिक्सचर है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर 4th पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इसको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसलिए ये चीज आपको पढ़ाएगी। ये एक क्लासिफिकेशन बड़ा प्यारा सा दिखाया गया है जिसमें मैटर है, मैटर को क्लासिफाई किया गया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया, मिक्सचर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्लासिफाई किया गया। एलिमेंट में कहा गया कि इसको हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते,
कंपाउंड में फिक्स कंपोजिशन होता है, ठीक है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इस मेथड से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, ये सभी कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? यह एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल, ये सभी होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। इसी को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। हेट्रोजीनियस के अंतर्गत नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, कोई फिक्स कंपोजिशन, प्रॉपर कंपोजिशन इसमें नहीं पाया जाता है, जैसे सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, इस तरह के तमाम चीजें इसके अंतर्गत बताई जा रही हैं। यानी कि जो हेट्रोजीनियस है और जो हेमोजीनियस है, दोनों में डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। इस चैप्टर में हमने ढेर सारी बातें आपको बता दी हैं और इस चैप्टर में हमने जितनी भी बातें बताई वो आपके लिए होंगी, खास इसलिए कर रहे थे आज की क्लास में चैप्टर 2, यानी कि ये जो चैप्टर आपके सामने है इसकी बात। और इस चैप्टर कौन सा था? इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था जिसकी आज हमने पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट कर दी है। ये वीडियो 1.5 घंटे का जो भी आप देख पा रहे हैं ये आपके लिए होगा खास। पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा करके, और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको फर्दर नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ जहां पर हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात। वहां पर डिटेल में हम आपको समझाएंगे हर एक छोटी बड़ी बात। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।